ओके। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल और सेंसिटिविटी, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अब पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में हैं। उनमें से एक ये है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो पिछले क्लास में जो सर्किट डायग्राम बनाया था पोटेंशियोमीटर का, वो डायग्राम 2-3 बार प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, तो आई होप कि किया होगा तुम लोगों ने। तो उसी डायग्राम को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे विद ए स्लाइट वेरिएशन। तो डायग्राम में क्या था, एक 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर था। 10 मीटर लॉन्ग वायर कैसे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन में अगर बनाएंगे तो हमारा पोटेंशियोमीटर बहुत बड़े साइज़ का हो जाएगा, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। 10 मीटर लॉन्ग हमने यहाँ पर नहीं लिया है, हमारे लैब में जो है वो 10 मीटर लॉन्ग है, तो ऐसे जितना चाहे उतना लॉन्ग ले सकते हैं। फ़िलहाल हमने इस तरह से पोटेंशियोमीटर वायर बना लिया। क्यों ऐसे बार बार इसको टर्न किया गया है, दिस हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर का सपोज़ ए एंड है और ये पोटेंशियोमीटर वायर का बी एंड है। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, फिर भी दोबारा से ध्यान से देख लो। यहाँ ए पॉइंट से और बी पॉइंट, इनके बीच में हम जोड़ेंगे ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल का मतलब होता है एक बैटरी, ठीक है, जो इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस हमें एक पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रियोस्टेट भी उस ड्राइवर सेल के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा ये काम, यहाँ ए पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जोड़ दिया जो कि ड्राइवर सेल का काम करेगा, और यहाँ पर हमने लगा दिया रियोस्टेट। रियोस्टेट का स्लाइडर इस तरह से लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये रियोस्टेट हो गया, और ये जो बैटरी है ये ड्राइवर सेल का काम करेगा, जो कि हमें पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट देगा। ये एक पार्ट हुआ। और क्या किया था हमने कल मीन्स पिछले क्लास में, जिस सेल का ईएमएफ पता लगाना था उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल उसी पॉइंट से जोड़ा जाएगा जहाँ पर बैटरी का यानी ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सेल था हमारा जिसका ईएमएफ था ई, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल को हमने जोड़ा था किससे, एक गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था। इसको यहाँ पर लगा देते हैं तो हमारा स्पेस बचेगा। यहाँ पर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड हमने कहाँ जोड़ दिया था, दूसरा एंड जोड़ दिया था जॉकी में। तो ऐसे इस तरह से बनाने का मतलब है कि ये ब्लू वाले वायर में कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसे ऊपर से लेकर के आए हैं, और यहाँ पर भी मान लो ऐसे ले आए, और यहाँ पर हमने जॉकी को दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट रेडी हो गया किसी एक सेल का ईएमएफ पता लगाने के लिए। तो किसी सेल का ईएमएफ कैसे पता लगाते हैं ये पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है। तो सपोज़ यहाँ बैलेंसिंग लेंथ जहाँ हमने जॉकी को रखा है अभी इस डायग्राम में, वो इस गिवन सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ मीन्स जब जे नल पॉइंट पर होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, तो हम जे पॉइंट को कहेंगे नल पॉइंट, और ए पॉइंट से लेकर जे तक जो वायर का लेंथ होगा, अगर एक लाइन की लेंथ है मान लो 1 मीटर, तो इस पॉइंट तक कितना होगा, 1 मीटर, यहाँ पर हुआ 2 मीटर, 3 मीटर, और फिर ये 4th वाला इधर से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर कुछ, अगर ये 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर अगर है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ सेंटीमीटर होगा। सपोज़ ये 60 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं, मान लो कि 4th लाइन में 60 सेंटीमीटर पर हमारा नल पॉइंट आया। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, और 4th वाला वायर इधर से स्टार्ट हुआ है, तो 300 + 60, तो हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा यानी LAJ वो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात हमें ध्यान, यहाँ तो थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि जिस वाले वायर पर नल पॉइंट आ रहा है, जैसे कि अभी फोर्थ वाले पे आ रहा है, ये था 1, ये था 2, ये था 3 और ये था 4। तो जिस वाले वायर पर, जिस वाली वायर तो एक ही है, मतलब जिस वाली लाइन पर, वायर की जिस वाली लाइन पर नल पॉइंट आ रहा है, उसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि वो वायर यानी वो लाइन किधर से स्टार्ट हुआ है। अगर फोर्थ लाइन इधर से स्टार्ट हुआ है तो इस तरफ से 60 सेंटीमीटर देखा जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमारा नल पॉइंट थर्ड लाइन में ही आ जाता तो इस तरफ से डिस्टेंस देखते हैं हम। क्लियर है? तो ये बात एक्सपेरिमेंट करते समय ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है, अदरवाइज़ हमारा रिजल्ट गलत हो जाता है। ठीक, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज़ यहाँ एक सेल लगा था, उसके लिए नल पॉइंट इतना आ गया 360 सेंटीमीटर, या कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मान लो LAJ आ गया। तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, K × LAJ, ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है। अब LAJ की जो भी वैल्यू हो, मान लो कि L1 है या L है तो L हो जाएगा। अब L की वैल्यू इस एग्जांपल में 360 है तो K × 360 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी एक सेल का EMF इस तरह से पता लगाते हैं। बट अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स, 2 प्राइमरी सेल्स का EMF हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले एक सेल लगाओ जिसका EMF था E1, उसके लिए नल पॉइंट मान लो आ गया L1। लेट फॉर द सेल ऑफ EMF E1, मान लो E1 EMF वाला हमने सेल लगाया तो उसके लिए नल पॉइंट आ गया L1 लेंथ पर, तो हो जाएगा KL1, ठीक है। फिर इस सेल को यहाँ से हटा दिया, दूसरा वाला सेल हमने लगा दिया जिसका EMF था E2, तो और उसके लिए लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ आया मान लो L2। तो फॉर सेल ऑफ EMF E2, तो बैलेंसिंग लेंथ अगर L2 आया तो EMF हो जाएगा L2। अब अगर हम E1 और E2 को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा L1/L2। तो बड़ी ही आसानी से 2 प्राइमरी सेल्स का EMF कंपेयर किया जा सकता है। इसमें हमें K की वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब हम कंपैरिजन करेंगे तो K दोनों में डिवाइड हो जाएगा और E1/E2 यानी दोनों सेल्स के EMF का रेशियो L1/L2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था कि एक सेल लगाया, फिर उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरा सेल लगाया और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाला, फिर दोनों के लिए L1/L2 को डिवाइड कर दिया। तो इस काम में तो मेहनत ज़्यादा लगेगी कि एक सेल लगाओ फिर उसको खोलकर दूसरा सेल लगाओ, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि एक जुगाड़ यहाँ पर यूज़ किया जाए। वो जुगाड़ ये है कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दो कि बार बार सेल्स को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट ना करना पड़े। बिकॉज अगर एक ही बार हमें ये काम करना हो, मतलब एक बार E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाला और एक बार E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाला और E1/E2 कैलकुलेट कर लिया, अगर ये काम हमें एक ही बार करना होता तो ठीक था, एक सेल निकाल कर दूसरा कनेक्ट करके ये काम कर लेते। बट प्रैक्टिकली ऐसा एक ही बार नहीं किया जाता है, बिकॉज एक ही बार में हमें सही रिजल्ट मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है 11th क्लास में कि रैंडम एरर्स का चांस होता है। रैंडम एरर्स मीन्स ऐसे एरर्स जिनका कॉज हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो रैंडम एरर्स को रिमूव तो नहीं किया जा सकता, बट रैंडम एरर्स कैन बी रिमूव्ड। कैसे रैंडम एरर्स को रिमूव किया जाता है? बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लो और फिर उनका मीन वैल्यू निकाल लो, तो इस तरह से एरर्स को कम किया जा सकता है। तो यहाँ भी वही काम करना होगा, यानी E1/E2 = L1/L2, ये हमें बार बार करना होगा। पहले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाला, दूसरे के लिए निकाला, फिर ये वैल्यू निकाली, उसके बाद फिर से रिपीट किया, पहले सेल के लिए, फिर दूसरे सेल के लिए, फिर ये वैल्यू निकाली। तो लैब में ये काम हमें कम से कम 5 या 6 बार करना पड़ता है। तो 5 या 6 बार ये काम करने के लिए हमें 10 बार सेल्स को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना होगा। तो इसका उपाय ये है कि हम यहाँ पर दोनों सेल्स का एक पैरेलल सर्किट बना दें। कैसे? इस तरह से दोनों सेल्स को हमने ऐसे एक पैरेलल सर्किट बनाकर यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे सेल्स हैं, इस सेल का EMF है E1 और इस सेल का EMF है E2, और ये जो यहाँ डॉट जैसा बना हुआ है ये हैं कीज़ K1 एंड K2, ठीक है।
K1 एंड K2। ये कीज़ कैसे होते हैं, ये प्लग की होता है, प्लग की मतलब यहाँ पर ऐसे गैप रहेगा और बीच में हमें ऐसे प्लग इंसर्ट करना होता है। प्लग को बाहर निकाल देते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब प्लग को ऐसे लगा दिया जाता है तो कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हमने सर्किट बना दिया। तो इस सर्किट में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों सेल्स का पॉजिटिव आपस में पहले जोड़ दो और फिर ला करके उसी पॉइंट में कनेक्ट कर दो जहाँ ड्राइवर सेल का पॉजिटिव है। ठीक है, फिर दोनों सेल्स का नेगेटिव अलग अलग कीज़ में लगाकर इधर गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दो। तो इस सर्किट को बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि जब हम K1 की लगा देंगे, यहाँ K1 का प्लग लगा देंगे, K1 का प्लग जब इंसर्ट कर दिया जाएगा, इधर देखो K1 का प्लग इंसर्ट कर दिया और K2 का रिमूव कर दिया, तो ये वाली जो लाइन है सर्किट में, ये वाली लाइन है, इसमें तो प्लग लगा नहीं है, तो ये वाला सेल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी करंट पास होगा सिर्फ E1 वाला ही यहाँ पर पास होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या लिखा है। सिंगल स्विच आई मीन DP/DT स्विच। व्हाट इज DP/DT स्विच, प्लीज एक्सप्लेन। आई डू नॉट नो दिस टर्म DP/DT स्विच। व्हाट इज DP/DT स्विच? Somebody has asked this question, but I am unaware of this term DP/DT switch. Please explain, then only I can explain your question. Okay, तो अगर यहाँ पर दोनों सेल के लिए हमें अलग अलग की यूज़ नहीं करना है तो एक टू वे की भी होता है, टू वे की। ठीक है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, बट यहाँ पर हम उसको नोइंगली नहीं बता रहे हैं, बिकॉज टू वे की जब तक सामने ना हो, फिजिकली सामने ना हो, तो उसका कनेक्शन समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने टू वे की यूज़ करने के बजाय दोनों सेल्स के लिए इंडिविजुअल कीज़ यूज़ कर लिया है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो DP/DT का मतलब भी वही है, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। तो ये टर्म हमको नहीं मालूम था फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे लैब में जो यूज़ करते हैं वो हम प्लग की यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्विच हमारे लैब में अवेलेबल भी नहीं है, तो हम जो यूज़ करते हैं लैब में वो होता है प्लग की। ठीक, तो एक्चुअली प्लग की और कहीं यूज़ होता नहीं है, हमारे लैब में ही यूज़ होता है, स्कूल्स के लैब में। ठीक है, तो प्लग की दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल कनेक्शन के लिए होता है, उसको सिंगल प्लग की बोलते हैं, और एक डबल प्लग की भी होता है। डबल प्लग की में ये होता है कि हम खाली प्लग को एक से दूसरी जगह लगा देते हैं और हमारा काम हो जाता है, बट उसको नोइंगली यहाँ पर बताया नहीं गया है बिकॉज इट मे क्रिएट कन्फ्यूज़न इन द सर्किट। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए दोनों सेल्स में अलग अलग वन वे की यूज़ कर लिया है। ठीक है, काम दोनों का सेम ही होगा। ये नंबर्स को हटा देते हैं, इनके यहाँ ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा सर्किट रेडी है। तो अभी क्या इसमें बताया गया कि जब हम K1 को क्लोज़ कर देंगे, कि इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना कि क्लोज़ मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज़ मतलब प्लग लगा दिया, और ओपन मतलब प्लग बाहर निकाल दिया। ओके, तो क्लोज्ड की मीन्स करंट विल पास थ्रू इट एंड ओपन की मीन्स करंट विल नॉट पास थ्रू इट। ऐसे याद रखो कि EMF को ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहा जाता है। ये EMF वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस हुआ था। EMF इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज, बिकॉज सर्किट को ओपन कर दो, यानी जब कोई करंट फ्लो नहीं कराओ, उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है दैट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज, और वो EMF के बराबर होता है। दैट्स वाई EMF इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज। खैर, अभी वापस यहाँ पर आते हैं। तो व्हेन K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 इज़ ओपन, K1 को क्लोज कर दिया यानी K1 प्लग लगा दिया और K2 का प्लग निकाल दिया, तो उससे क्या होगा, सर्किट में सिर्फ E1 यानी पहले वाले सेल का EMF इंक्लूड होगा, सेकंड वाले सेल का EMF इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा वो भी E1 के लिए आएगा, E2 के लिए नहीं आएगा, बिकॉज E2 का प्लग तो हमने निकाल दिया, तो वो सर्किट से बाहर हो गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ मान लो L1 लेंथ पर आ गया, तो हमें फर्स्ट सेल के लिए EMF की वैल्यू मिल जाएगी KL1। और सिमिलरली व्हेन K2 इज़ क्लोज्ड एंड K1 इज़ ओपन, अब हमने K2 की को इंसर्ट कर दिया
और K1 का प्लग निकाल दिया, तो अब सर्किट में E2 आ जाएगा, E1 सर्किट से बाहर हो जाएगा और अब नल पॉइंट जो मिलेगा वो हमें दूसरे वाले सेल के लिए मिलेगा। तो अब E1/E2 यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा L1/L2। सेम चीज़ है, केवल हमने एक्सपेरिमेंट करते समय सिंप्लिसिटी के लिए ये सर्किट बनाया है। फिर जब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ से रियोस्टेट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा रियोस्टेट को एडजस्ट कर देंगे। अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि जो पहले बैलेंसिंग लेंथ आया था E1 के लिए वही बैलेंसिंग लेंथ फिर से आ जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ उसको रिपीट करने से। तो बैलेंसिंग लेंथ अगर चेंज करना है तो K की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। तो रियोस्टेट को यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाता है और उससे क्या होता है, बैटरी से जो हमें EMF मिल रहा था उसका यहाँ पर कुछ और पार्ट खर्च होने लगता है पहले से डिफरेंट। तो यहाँ K की वैल्यू वायर के अक्रॉस चेंज हो जाती है और फिर बैलेंसिंग लेंथ फॉर फर्स्ट सेल भी चेंज हो जाएगा। EMF उतना ही रहेगा बट K की वैल्यू चेंज होगी तो L भी चेंज हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से EMF के बराबर आ जाएगा, बट इस बार बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू पहले से डिफरेंट मिल जाएगी। क्लियर। फिर इसी तरह E2 की वैल्यू सेम K पर निकाल ली जाएगी, इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए फिर से यहाँ से रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे, फिर K की वैल्यू चेंज होगी, L1 L2 की नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये काम बार बार किया जा सकता है प्लग की इसको इंसर्ट करके या उनको निकाल कर। तो इस तरह से ये सर्किट हमारे काम को आसान कर देता है। तो एक्सपेरिमेंट करते समय 5 to 6 टाइम्स ये दोनों वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं और हमें कंपैरिजन ऑफ EMF यानी दोनों सेल्स के EMF का रेशियो मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया पोटेंशियोमीटर का। दूसरा एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। क्लियर। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। ठीक है, ये हमारा अगला एप्लीकेशन है। तो ज़रा ध्यान से देखना कि इस सर्किट में हम कुछ चेंज कर देंगे और हमारा ये दूसरे एप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी और जगह ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए। तो पहले जैसे ही यहाँ पर पैरेलल सर्किट बनाना है, बट इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल लगाएंगे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर शो कर दें और ये की लगा दिया। यहाँ तक तो पहले जैसा ही है। ये सेल है जिसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, क्लियरली विजिबल तो है। और ये जो नीचे वाली साइड है इसमें हम लगा देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। ठीक है, और इसके साथ भी एक की अटैच कर देते हैं। ये हमारा सर्किट बन गया। इस वाली की का नाम दे दिया K1 और इस की का नाम दे दिया K2। ये हमारा सर्किट बन गया इस एप्लीकेशन के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हो रहा था उस बात को अच्छी तरह से फिर से रिमाइंड कर लो, वो यहाँ पर काम आएगा। वो क्या था, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। व्हाट डज इट मीन? ओपन सर्किट वोल्टेज का क्या मतलब है, बिल्कुल अभी अभी बताया गया था। ओपन सर्किट वोल्टेज का मीनिंग क्या है? ओपन सर्किट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सर्किट? ओपन सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं, बिकॉज EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ सेल, इनका क्या रिलेशन था? इनका रिलेशन था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF माइनस IR। ये रिलेशन अगर याद होगा तो ये एप्लीकेशन जो अभी पोटेंशियोमीटर का हो रहा है ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस means the potential difference which cell is providing at its terminals is equal to EMF. EMF means the maximum energy which a cell can provide, and IR.
IR is the energy consumed within the cell itself due to its internal resistance। तो इसका मतलब ये है, सरल भाषा में अगर समझें तो वो ये है कि सेल जो एनर्जी हमें देता है वो कितनी होती है, वो EMF माइनस एनर्जी कंज्यूम्ड इनसाइड द सेल इटसेल्फ। सेल ने जो खुद के अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी कंज्यूम कर ली, वो मैक्सिमम एनर्जी जो सेल दे सकता है उसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी को हम वर्क में आउटपुट नहीं दे सकते। ठीक है, बिकॉज उस एनर्जी का कुछ पार्ट हमारे बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम्स हैं उनको चलाने में भी खर्च होता है। उसी तरह से सेल जो मैक्सिमम एनर्जी देता है उसका एक पार्ट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में ही खर्च हो जाता है, बची हुई एनर्जी हमें मिलती है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर ओपन सर्किट कंडीशन है, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट ज़ीरो है, और करंट ज़ीरो हो जाएगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो जाएगा, और इसीलिए हम EMF को ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। मतलब जब हम सेल से कोई करंट नहीं लेंगे तब जो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो EMF के बराबर होगा। बस ये लाइन को अच्छे से याद कर लेना है, क्या कि जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है, व्हेन नो करंट इज़ बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसी पर ये सारा बेस्ड है। ठीक है, तो हमने जो सर्किट बनाया है वो हमारे लिए ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देता है कि हम सेल को यूज़ करते हुए, यानी उससे करंट लेते हुए भी उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा सकते हैं, और ओपन सर्किट कंडीशन में भी पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पैरेलल पॉइंट्स हैं जिनके बीच में सेल और ये रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा गया है, इनके नाम है मान लो P और Q। ठीक है, तो P और Q पैरेलल पॉइंट्स हैं, यानी कि PQ पॉइंट के बीच में दो पैरेलल ब्रांचेस कनेक्टेड है। एक ब्रांच में सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरे ब्रांच में रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि सपोज K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 इज़ ओपन। K1 को क्लोज कर दिया और K2 को ओपन कर दिया, मतलब ये वाले की को हमने लगा दिया, इसका प्लग लगा दिया और इसका प्लग बाहर खींच के निकाल दिया। उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी आउट ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट से बाहर हो जाएगा, सिर्फ सर्किट का ऊपर वाला पार्ट काम करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं है। और फिर हमने यहाँ पे नल पॉइंट निकाला, तो बिल्कुल जो पहले पढ़ रहे थे उसी के जैसी बात हो गई, यानी कि सेल के EMF के लिए नल पॉइंट हमें मान लो L1 लेंथ पर मिल गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब नल पॉइंट होगा तो क्या होगा, यहाँ करंट ज़ीरो हो जाएगी, यानी सेल से हम कोई भी करंट नहीं ले रहे हैं, यानी इस समय जो P और Q के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर होगा, और बैलेंसिंग लेंथ हमने उसके लिए निकाल ली, वो है L1। ठीक है, तो EMF इक्वल टू KL1 हो गया। जब हम K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड, जब हम दोनों को क्लोज कर देंगे, यानी दोनों कीज़ का प्लग लगा देंगे। ठीक है, ये वाला प्लग भी लगा दिया, ये वाला भी लगा दिया, और फिर हमने इधर नल पॉइंट निकाला। ठीक है, तो अब नल पॉइंट पहले से डिफरेंट आएगा। पहले से डिफरेंट क्यों आएगा उस पर ध्यान दें। देखो, इधर जॉकी को हमने नल पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी इस पाथ में कोई करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि P और Q के बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो इधर VAJ से बैलेंस हो गया। ये सब पुरानी बात है। डिफरेंट बात इसमें यह है कि भले ही गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखें, ये जो एक सेकेंडरी सर्किट बन गया है, ये यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप बन गया है, बिकॉज ये की भी लगा हुआ है और ये की भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया एक सेकेंडरी सर्किट। ये सेकेंडरी सर्किट में क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर होते हुए यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि सेल से करंट पास करवाया जा रहा है। करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से हम काम करवा रहे हैं। तो जब सेल से काम करवा रहे हैं तो अब जो यहाँ पर P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो सेल के EMF से कम हो जाएगा, यानी कि वो होगा सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
के लिए हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाला, वो आ गया L2, तो इसके लिए हो गया V इक्वल टू के L2। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात देखें जो समझने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़े, इसलिए अटेंटिवली सुनो। वो क्या है कि P और Q के बीच में पैरेलल ब्रांचेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो पैरेलल ब्रांचेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो PQ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V, ठीक है, वही यहाँ पर बैलेंस किया गया है किससे, VAJ से PQ के बीच वाला पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हुआ है। ठीक, अब इस V की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ एनर्जी खर्च हुआ, तो यहाँ पर अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो V की वैल्यू क्या होगी, E माइनस IR होगी। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगी, तो अगर यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा था, ध्यान दें दोनों की लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर I करंट यहाँ फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज R? R इज रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है R और इसमें I करंट जा रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, IR। ठीक है, एंड दिस IR इसके साथ पैरेलल में है V के साथ, तो V की वैल्यू को IR भी लिखा जा सकता है और V की वैल्यू को E माइनस I स्मॉल r भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बात, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो सिंस V इज इक्वल टू IR और V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे किया जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट। तो पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, E बाई V इक्वल टू L1 बाई L2, एक ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, और अभी जो रिलेशन लिखा था उसको यूज़ कर लेंगे, V इक्वल टू E माइनस IR, इसमें R है, इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, E इक्वल टू V प्लस IR, फिर इस इक्वेशन को V से डिवाइड कर दो, तो E बाई V इक्वल टू 1 प्लस IR बाई V। ठीक है, और फिर यहाँ पर V की वैल्यू ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दोनों सेम है, तो यहाँ से I हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाता है, E बाई V इक्वल टू 1 प्लस R बाई कैपिटल R। ठीक, तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर, तो हमें क्या मिल गया, E बाई V इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो R बाई कैपिटल R इज़ इक्वल टू E बाई V माइनस 1, और E बाई V को हमने लिखा था L1 बाई L2 माइनस 1, तो यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू आ गया इतना। ठीक है, इसमें L1 और L2 की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगानी होती है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से कौन से रेजिस्टेंस वाला की निकाला, और सिंपली स्पीकिंग कि रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने कितना रेजिस्टेंस दिया, वो हो जाएगा कैपिटल R। फिर K2 की को निकाल दिया, सिर्फ सेल को सर्किट में लेकर नल पॉइंट निकाला तो सेल के EMF के लिए मिलता था, तो वो हो जाता था L1 बैलेंसिंग लेंथ। फिर हमने दोनों कीज़ लगा दिए, जब दोनों कीज़ लगा दिए तो सेल से करंट लेते टाइम कितना बैलेंसिंग लेंथ आया, वो हो गया L2। ठीक है, तो L1 बाई L2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा हमें 5 या 6 बार रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज कर देंगे, रियोस्टेट को एडजस्ट कर देंगे, तो यहाँ K चेंज हो जाएगा, K चेंज हो जाने से L1 L2 सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, नई वैल्यूज़ हमें L1 L2 की मिल जाएंगी और R की भी नई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और आसान तरीका भी है। आसान तरीका ये है कि रियोस्टेट को एडजस्ट मत करो, केवल रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस चेंज कर दो, तो उससे क्या होगा कि L1 तो चेंज नहीं होगा लेकिन L2 चेंज हो जाएगा।
L1 चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर चेंज किया गया है और फर्स्ट केस में तो इसको हमने अलग ही कर दिया था, यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं, तो L1 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट L2 चेंज हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है, बेटर ऑप्शन यही होता है कि हम रियोस्टेट की वैल्यू को एडजस्ट करें, यहाँ रेजिस्टेंस एडजस्ट करें, जिससे कि K भी चेंज हो जाएगा। K मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फिर L1 और L2 दोनों की नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ऐसा 5 या 6 बार किया जाता है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं वो 2 सेल्स होते हैं, लैक्लांशियन सेल और डैनियल सेल। उन्हीं दोनों को यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो अभी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है कोविड-19 की वजह से, कुछ तरीका निकाला जाएगा उसके लिए। ओके, तो ये हमारे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस हो गए। और फिर से वही बात कि इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये हैं मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए, और न्यूमेरिकल भी आता है इनका। एग्ज़ाम में अगर देखोगे तो न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों का। और प्रैक्टिकल में तो इम्पॉर्टेंट है ही, 2 एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर के हैं और 2 एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज के हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हमें 15 एक्सपेरिमेंट करने हैं तो उसमें से 4 एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ यही 2 टॉपिक के हैं। ठीक, तो ये क्लास अभी यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना है, एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज दिया है वो सफिशिएंट है, उतना करने से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इन दोनों टॉपिक्स का। ओके, नाउ वी स्टॉप द क्लास।